कौन से एमसीक्यू पे थे? 27। तो एवरेज लाइफ स्पेन जो है वो प्लेटलेट्स की वो है 7 to 8 डेज। एवरेज लाइफ जो प्लेटलेट्स जितने दिन तक जिंदा रहते हैं वो है 7 to 8 डेज। 30 एमसीक्यू है आपका। व्हाइट ब्लड सेल आर द मोस्ट न्यूमरस इन हेल्दी ह्यूमन ब्लड। वो कौन से विच ब्लड सेल, वो कौन से ब्लड सेल्स हैं? सलीम रजा, आप अपना कैमरा ऑफ कर दें। वो कौन से ब्लड सेल्स हैं जो सबसे ज्यादा ब्लड में पाए जाते हैं? ए इज रेड ब्लड सेल, बी इज व्हाइट ब्लड सेल, सी इज प्लेटिलेट एंड डी इज ऑल ऑफ दीज। वो कौन से ब्लड सेल्स हैं जो बॉडी में, हेल्दी बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। आगे चले अब हम। यहां तक क्लियर हुआ सबका? 30 एमसीक्यूज तक? 30 एमसीक्यू तक सबकी क्लियर हो गए? 26 का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग? इनमें से कौन से वो सेल्स हैं जो आपको ब्लड क्लॉटिंग मीन्स खून जब बहता है आपका उसको बंद करने से रोकते हैं? तो वो है आपके बेसोफिल्स, डी। जो आपके बेसोफिल्स हैं वो आपको स्टॉप ब्लड क्लॉटिंग से प्रिवेंट करते हैं। अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव व्हाइट ब्लड सेल्स। अनकंट्रोल्ड से मुराद है कि आपके जो अनलिमिटेड टाइम सेल्स बढ़ते जाएं। प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव व्हाइट ब्लड सेल्स, किसी खराबी की वजह के बायस आपके ब्लड व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो अनलिमिटेड उनकी तादाद बढ़ती जाए तो वो क्या कहलाता है? जब आपके व्हाइट ब्लड सेल्स आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, अनकंट्रोल्ड होते हैं। ए थैलेसीमिया, कैमरा ऑफ कर दे सब लोग अपने। मोहम्मद इरफान, हारिस कुमार। बी इज लुकीमिया, सी इज एनीमिया एंड डी इज बोथ ए एंड बी। जब आपके व्हाइट ब्लड सेल्स अनकंट्रोल्ड उनकी प्रोडक्शन होती है, वो अनकंट्रोल्ड डिवाइड होते रहते हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया कहते हैं कैंसर को। कैंसर की ही टाइप है जिसमें आपके व्हाइट ब्लड सेल्स की अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन होती है। स्क्रीन हुई अब शेयर? नेट स्लो है शायद, इस वजह से बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। स्क्रीन सबके पास शो हो रही है? ओके। तो आपके जो जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से हेमोग्लोबिन जो आपकी रेड सेल्स हैं ही में वो नहीं बन पाती, उससे कौन सी बीमारी होती है? थैलेसीमिया, लुकीमिया, एनीमिया या बोथ ए एंड बी? जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से जो डिजीज होती है वो होती है आपकी थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है कि आपका जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो आपकी हेमोग्लोबिन है वो बन नहीं पाती। वो इस वजह से नहीं बन पाती कि आपकी जो कजन्स मैरिज होती हैं उस वजह से आपके जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाती है, जीन्स में आपकी म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन से मुरादे
जीन्स के अंदर खराबी आ जाती है। उस खराबी की वजह से वो जो जीन होता है जो आपका हेमोग्लोबिन बनाता है वो आपका हेमोग्लोबिन बना नहीं पाता, क्योंकि उस जीन में आपकी खराबी आ गई है। तो उस खराबी की वजह से एक डिजीज कॉज होती है जिसे हम कहते हैं थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होती है माइनर और दूसरी होती है मेजर। जो माइनर होती है वो कैरियर होता है, कैरियर से मुराद है वो आगे ट्रांसफर करेगा, मगर उस इंसान को खुद इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, होगी तो सही मगर इतनी ज्यादा नहीं। और जो मेजर थैलेसीमिया होता है उसमें क्या होता है कि उसकी बेचारे की जो ब्लड है वो बन नहीं पाती। फिर आप देखते हैं कि आप थैलेसीमिया पेशेंट्स को ब्लड डोनेट करते हैं, उससे क्या होता है कि वो उसी बाहर वाली ब्लड पे किसी और पर्सन की ब्लड पे वो डिपेंड करते हैं सारी लाइफ। उनकी एज भी इतनी नहीं होती, वो 13 14 इतनी लाइफ स्पेन उनकी होती है। कौन सा ये अगेन समझाऊं? ये जो आपकी थैलेसीमिया है वो इसका मेन कॉज यही होता है कि आपकी कजन मैरिजेस की वजह से होती है। कजन मैरिजेस की वजह से क्या होता है कि आपके जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाती है, क्योंकि सेम जीन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस वजह से आपके जो आपका जो वो जीन जो आपका हेमोग्लोबिन बना रहे हैं, जो आपकी रेड ब्लड सेल्स बना रहे हैं, वो जब खराब हो जाएगा तो वो आगे जो है वो एबल नहीं होगा कि वो रेड ब्लड सेल बना सके आपके बोन मैरो के अंदर। जब वो रेड ब्लड सेल नहीं बना पाता तो वो एक इंसान फिर वो दूसरे की ब्लड पे डिपेंड रहता है, ना उसकी इतनी ज्यादा एज होती है कि वो सरवाइव कर सके 13 to 14, क्योंकि जैसे जैसे ग्रो होगा उसको ब्लड की ज्यादा नीड होगी। तो आर्टिफिशियल जो ब्लड है जो किसी और से वो कैरी कर रहा है वो उसके लिए उतनी अवेल नहीं होगी। और थैलेसीमिया के दो टाइप्स आ जाते हैं, एक होती है माइनर और दूसरी होती है मेजर। मेजर को तो कंटिन्यूअस ब्लड लगती है मगर माइनर को ब्लड नहीं लगती। ब्लड नहीं लगती मगर उनमें क्या होता है कि ये होता है कि उनके अंदर आयरन की कमी बहुत ज्यादा होती है माइनर वाले पेशेंट्स के अंदर, और वो कैरियर होते हैं। अगर उसने कैरियर ने आगे जाके फिर एक कजन से मैरिड कर ली तो उसके जो चिल्ड्रेन होंगे उसके अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि उनके अंदर मेजर थैलेसीमिया हो। मेजर थैलेसीमिया मीन्स उनकी लाइफ जो है वो खत्म है, उनकी एज 13 to 14 है। तो इसलिए ये जो आपके होते हैं अवॉइड करते हैं, कहा जाता है कि वो कजन मैरिज से प्रिवेंट करें बच्चे, क्योंकि कजन मैरिज से ये सारी जेनेटिक डिजीज होती हैं। फिर आगे जो होता है वो आगे आपकी जनरेशन उससे सरवाइव करती है। अब क्लियर हुआ? जी माइनर ट्रांसफर होता है क्योंकि मेजर वाला तो बचता ही नहीं है ना, माइनर ही ट्रांसफर करता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे चले अब हम। 33 भी छोड़ दें, 34 भी छोड़ दें, 35 पे आ जाए। इतना क्लियर हुआ? ओके, 35 पे आ जाए। अ मॉलिक्यूल दैट कैन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स। इनमें से वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट कराता है, बढ़ाता है? ए इज एंटीजन, बी इज एंटीबॉडी, सी इज हेमोग्लोबिन, डी इज ऑल ऑफ दीज। आपका वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो आप जिस वजह से आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है? एक्टिव से मुराद है वो एंटीबॉडीज बनाता है ना। हेमोग्लोबिन तो आपकी ब्लड है, एंटीबॉडी बनती है
आपके एंटीजन के रिस्पॉन्स में उसको खत्म करने के लिए आप एंटीबॉडीज बनाते हो। आपके व्हाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडी किसके रिस्पॉन्स में बनाते हैं? एंटीजन के रिस्पॉन्स में। तो एंटीजन जब तक बॉडी के अंदर दाखिल नहीं होता, एंटीजन से मुराद है बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी पैरासाइट, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करे, जो फॉरेन पार्टिकल हो बॉडी के लिए, मतलब कोई भी बाहर का पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर जब दाखिल होता है तो वो एंटीजन कहलाता है। और एंटीजन के अगेंस्ट में हम बॉडी बनाती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी से मुराद है वो बॉडी जो इस एंटीजन, इस पार्टिकुलर एंटीजन को किल करे, खत्म करे। तो वो मॉलिक्यूल जब आपका एंटीजन आपकी बॉडी में आता है तब आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। एक्टिव से मुराद है अब वो बाकी अपने सेल्स बनाएगा, इम्यून सेल्स बनाएगा, व्हाइट ब्लड सेल्स बनाएगा और इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा। अच्छा, एंटीबॉडीज व्हाइट ब्लड सेल की पैथोजन क्या है? पैथोजन तो आपकी कोई भी डिजीज कॉज करने वाला एजेंट है। एंटीजन से मुराद है कोई भी फॉरेन पार्टिकल, वो आपका पैथोजन हो सकता है, आपका वायरस हो सकता है, आपका बैक्टीरिया हो सकता है। पैथोजन से मुराद है वो ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी के अंदर रह रहा है, जो आपकी डिजीज कॉज कर रहा है। अच्छा, आपको आपकी जो इम्यून एंटीबॉडीज हैं वो व्हाइट ब्लड सेल्स का कौन सा टाइप है जो एंटीबॉडीज बनाता है? व्हाइट ब्लड सेल्स के भी टाइप्स हैं। आपके टी ब्लड सेल्स हैं, बी ब्लड सेल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं। तो बी सेल्स जो है वो आपके एंटीबॉडीज बनाते हैं। ओके, आगे चले। अब हम 35 का आंसर था ए। यहां तक क्लियर हुआ? लिम्फोसाइट्स में दोनों आ जाते हैं, बी और टी। तो पर्टिकुलरली जो बी सेल्स होते हैं वो आपके एंटीबॉडीज बनाते हैं। टी सेल उनको हेल्प करता है फर्दर रिस्पॉन्स के लिए। थर्टी फाइव का आंसर था ए, एंटीजन। ओके, 36 है ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसको छोड़ देंगे, नहीं पूछा जाता। 37 इज एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ। एंटीजन किसकी सतह पे रहते हैं? रेड ब्लड सेल्स की, प्लेटिलेट्स की, व्हाइट ब्लड सेल्स की, या ऑल ऑफ दीज? एंटीजेंस अब दो टाइप्स के होते हैं। आप वो एंटीजन ना समझें जो आपका फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, ये एंटीजन दूसरे होते हैं जो किसी के सेल के सरफेस एरिया पे रहते हैं, जो आपका ब्लड ग्रुप जो है वो शो करवाते हैं कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है, वो एंटीजन के बेस पे होता है। तो ये एंटीजन जो होते हैं वो रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे रहते हैं। आप रेड ब्लड सेल्स की पिक्चर्स देखेंगे, आपकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स में है ये सारे लेक्चर्स, तो उसमें ये डायग्राम सारी मैंने दी हैं। ओके, 38 इज विच ब्लड ग्रुप कंटेन एंटीजन ए। इनमें से वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो ए एंटीजन कंटेन करता है? एंटीजन के टाइप्स होते हैं ए, बी, और किसी एक में होती है, होती नहीं है। तो जो बी एंटीजन वाले होते हैं वो जिस ब्लड के अंदर बी एंटीजन होगा, जिस आरबीसी के ऊपर बी होगा तो वो बी ब्लड ग्रुप कहलाएगा। जिसके ऊपर ए एंटीजन होगा वो ए ब्लड ग्रुप कहलाएगा। और जिसके ऊपर ना ए होगा ना बी होगा वो कहलाता है ओ, मतलब के उसके सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है। अगर फॉर सपोज किसी के सरफेस पे ए और बी दोनों हैं तो वो ब्लड कहलाएगा, ब्लड ग्रुप होगा आपका ए बी। क्लियर हुआ? अगर ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप। अगर दोनों है ए और बी तो आपका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। अगर कोई भी एंटीजन नहीं है, ना ए है ना बी है, तो आपका होगा ब्लड ग्रुप ओ। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन ब्लड ग्रुप्स आर डिफाइंड। 39 MCQ, इन पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ओ
अब जिसका ए ओ ब्लड ग्रुप है, ए इज एंटीबॉडीज ए एंड बी आर प्रेजेंट, उसके ऊपर ए और बी की एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी। नीदर एंटीजन ए और नॉट बी, ना वो उसके ऊपर एंटीजन ए होगी ना बी होगी। सी इज ओनली एंटीजन ए इज प्रेजेंट, डी इज ए एंड बी। तो इसका आंसर क्या होगा? अब एंटीजन तो नहीं होगी, मगर ये है कि इसका आंसर बी भी होता है। नीदर एंटीजन ए और नॉर एंटीजन बी इज प्रेजेंट, ये भी होगा और ए भी होगा। एंटीबॉडीज ए एंड बी आर प्रेजेंट, तो डी इसका आंसर है। ओके, महागुल अपना कैमरा ऑफ कर दें। 40 MCQ इज a person having blood group B can donate blood to। एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, वो किससे ब्लड डोनेट कर सकता है? ओ एंड ए को, ओ एंड ए बी को, बी और ए बी को, एंड डी ए एंड बी को। अब बी के पास बी एंटीजन होगी, बी के पास बी एंटीजन होगी, तो जब वो ए में जाएगा तो ए ब्लड वाला, जो ए ब्लड ग्रुप जिसके पास होगा, वो बी वाले को फॉरेन पार्टिकल समझेगा कि ये कोई बाहर से आया है जो इसके लिए खतरा है, क्योंकि उसके अंदर तो बी एंटीजन है ही नहीं। तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा कि ये हमारे लिए नुकसानदेह, वो उस बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी बी ब्लड को। ओ के साथ भी यही मसला है, ओ के पास ना ए एंटीजन है ना बी है, तो जब बी वाली उसके अंदर दाखिल होगी तो उसके लिए वो फॉरेन पार्टिकल है। ओ एंड ए बी का भी यही मसला है, ओ एंड ए बी दोनों एक साथ दिए इन्होंने, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि ओ में जाएगा ही नहीं। अब डी में देखें, ए और बी साथ दिया है तो ए में भी नहीं जाएगा क्योंकि उसके अंदर बी एंड ए एंटीजन है, तो इसका आंसर है सी, क्योंकि बी एंड ब्लड ग्रुप के पास बी एंटीजन है, जब वो बी ब्लड में जाएगा तो उसके पास भी बी है, इसके पास भी बी, और जब वो ए बी में जाएगा तो ए बी के पास भी बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो वो इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये भी हमारा ही ग्रुप मेंबर है, तो ये दोनों इसको एक्सेप्ट करेंगे, तो इसका 40 का आंसर है सी। क्लियर हुआ है यहां तक? 41 is a person with AB blood group can donate to। अब इसका आंसर बताएं। ए ब्लड बी वाले किसको डोनेट करेंगे? 40 में मैंने ये कहा था कि जो बी ब्लड ग्रुप वाले हैं उसके अंदर बी एंटीजन होगी, मतलब बी एंटीजन होगी। जब वो ओ को ब्लड देगा तो ओ के अंदर तो ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है, तो जब वो बी वाला ब्लड ओ वाले के अंदर जाएगा तो वो ओ वाला बंदा कहेगा कि ये फॉरेन पार्टिकल है, ये हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है, तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा। फिर जब वो बी एंड ग्रुप वाला ए के अंदर जाएगा तो ए के अंदर भी बी एंटीजन नहीं है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए जिसके अंदर जो एंटीजन है, जैसे कि ए ब्लड ग्रुप वाला सिर्फ ए और ए बी को दे सकता है, इसी तरह बी ब्लड ग्रुप वाला बी और ए बी को दे सकता है। तो 41 का भी आंसर है सी, ए बी, कि ए बी ब्लड ग्रुप वाले ए बी को दे सकते हैं। 42 देखे, अ पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ओ कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम। एक पर्सन है जिसका ओ ब्लड ग्रुप है, वो किससे ब्लड लेगा? तो ऑब्वियसली वो ओ से ही लेगा। अच्छा, 41 MCQ में कह रहा है डोनेट और 42 में रिसीव, तो डोनेट से मुराद है आप किसी को दे रहे हैं चीज, तो ए बी वाले ए बी को ही देंगे, मगर आप जब रिसीव
पे आ जाएं तो ए बी बी वाले बी से भी ब्लड ले सकते हैं और ए से भी ले सकते हैं। समझ आ रही है बात कि ए बी वाले बी से भी ले सकते हैं और ए से भी ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर ए की भी एंटीजन है और बी के भी। जब वो देगा तो वो सिर्फ ए बी वाले को देगा, जब वो रिसीव करेगा तो वो ए से भी करेगा और बी से भी, और जब वो डोनेट करेगा वो तो सिर्फ ए बी को ही करेगा। और 42 का आंसर है डी, क्योंकि ओ नेगेटिव ओ जो ब्लड ग्रुप है उनके अंदर कोई एंटीजन नहीं होती, तो इसी वजह से ना वो ए से ले सकता है ब्लड ना बी से ले सकता है, सिर्फ अपने ही ओ ब्लड ग्रुप वाले से ले सकता है ब्लड। 43 इज यूनिवर्सल ब्लड डोनर। वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो हर ब्लड को लग सकता है, बी को भी, ए को भी और ओ को भी? वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो हर ब्लड को लग सकता है? 41 में वो कह रहा है किसको दे सकता है, क्योंकि बी को देगा तो उसके अंदर ए भी तो एंटीजन है, अगर वो ए को देगा तो उसके अंदर बी एंटीजन भी तो है, ये भी तो आप देखें। जब वो किसी बी को देगा तो उसके साथ ए भी तो जाएगा, अलग थोड़ी है। तो आपका जो यूनिवर्सल ब्लड डोनर है, जो आपको, आप किसी को भी ब्लड दे सकते हो, बी को भी, ए को भी, ए बी को भी, तो वो आपका होता है ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ जो है वो आपका यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, डोनेट कर सकते हैं वो ब्लड ग्रुप आप किसी भी ब्लड ग्रुप को। ओके, आगे चले अब हम 46 देखें। व्हाट इज द एक्चुअल यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप, डोनर ब्लड ग्रुप? ओ तो आपका ब्लड, ओ सॉरी ब्लड डोनर है। ओ सॉरी 44 में देखें, यूनिवर्सल ब्लड रिसीप, वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो आप हर किसी से रिसीव कर सकते हैं? ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप या ओ? 43 का आंसर था डी, ब्लड ग्रुप ओ। और ब्लड रिसीप्ट, यूनिवर्सल ब्लड रिसीप्ट होता है आपका ए बी ब्लड ग्रुप, क्योंकि ए बी वाला ए से भी ब्लड ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। ओ से इस वजह से ले सकता है क्योंकि ओ के अंदर कोई एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है। जब ब्लड के अंदर आएगा, ओ वाला ए बी के अंदर आएगा तो उसके अंदर तो एंटीजन नहीं है। ए वाले के अंदर ए बी भी एंटीजन है, बी वाला भी ले सकता है ए बी को। तो आपका जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो यूनिवर्सल रिसीप्ट है, वो ए से भी ले सकता है ब्लड, बी से भी और ओ से भी। 46 इज विच इज द एक्चुअल यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप डोनर। अब ओ के टाइप्स होते हैं, ओ पॉजिटिव और ए नेगेटिव। आपने कहा ना कि ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल ब्लड डोनर है, तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो इसका आंसर है, सबको आ रहा है, तो ओ नेगेटिव जो है आपका यूनिवर्सल डोनर है ब्लड ग्रुप का, ए आंसर। आगे चलें अब हम 47 है एमसीक्यू, विच ऑर्गन बिलोंग्स टू सर्कुलेटरी सिस्टम। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसके लिए कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है? ब्लड सर्कुलेशन आपकी कौन से ऑर्गन से होती है? आई, किडनी, हार्ट या स्टमक? तो ये सबको आ रहा है, तो इसका आंसर है हार्ट। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि हार्ट जो है आपका
पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, इस वजह से इसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है हार्ट को। तो 47 का आंसर है सी। 48 इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर इन द हार्ट। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इनमें से, इन 4 चैम्बर्स में से सबसे ज्यादा बड़ा और मजबूत चैम्बर कौन सा है? आपका जो राइट साइड है वो लंग्स से ब्लड लेता है, जो आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो लेके जाता है राइट साइड, मतलब कि वो ब्लड जिसके अंदर आपका जो राइट साइड है उसका फंक्शन ये होता है कि वो ब्लड को लेके जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए, मींस ताकि वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स नहीं है वो लेकर जाता है लंग्स के पास। और लेफ्ट का काम क्या होता है कि लेफ्ट साइड जो होती है, चाहे वो लेफ्ट आर्ट्रियम है या लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसका फंक्शन ये होता है कि वो आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है उसको पूरी बॉडी में सप्लाई करना, ये होता है लेफ्ट का काम। तो राइट का काम जो होता है वो बहुत ज्यादा छोटा है, क्योंकि वो सिर्फ ब्लड को लेके जाता है लंग्स तक। लंग्स के पास क्यों लेके जाता है? क्योंकि लंग्स के पास आपकी ऑक्सीजन आती है जो आप इनहेल करते हो,